Hello बच्चों, hope you are doing well. So today we are going to initiate with our न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज़ योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. बच्चों आप लोगों को ध्यान होगा हम लोगों ने बात किया था कि सोल्यूशन में हम लोग 2 पार्ट्स में बेसिकली इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे. वन विल बी समवेयर इन रिलेशन टू राउट्स लॉ के साथ वी विल बी डीलिंग विद आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन एंड देन एजोट्रोपिक मिक्सचर. वो मैंने आप लोगों को वीडियो दे रखा हुआ है और आप उसको वहाँ से जाके अच्छे से कवर कर सकते हो. ठीक है प्यारे बच्चों. तो अब हम लोगों को क्या इनिशिएट करना है? हमें इनिशिएट करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कौन सा कॉन्सेप्ट हमें इनिशिएट करना है बच्चों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट हमें इनिशिएट करना है, इजंट इट? तो चलिए जी हम जरा शुरू करते हैं. अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, इसके बारे में अब हम जानना शुरू कर देते हैं. राइट. सो पहले तो समझते हैं व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. होता क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? क्या किसको कहते हैं हम? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? चलिए अगर हम आपको बोलें कि कॉल वर्ड समझना, हमने सल्यूट पढ़ रखा है, हमने सॉल्वेंट पढ़ रखा है. मैंने आपको यह भी बताया था कि सल्यूट का मतलब क्या होगा. सल्यूट जब मैं बोला करूंगी इसका मतलब क्या होगा. सल्यूट बोले तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली क्या यूज करते हैं? नॉन वोलाटाइल. कैसा यूज करते हैं? नॉन वोलाटाइल. तो नॉन वोलाटाइल हमारे पास क्या रहेगा बेटा? सल्यूट रहेगा. सॉल्वेंट क्या रहेगा बेटा? वोलाटाइल रहेगा. अच्छा जी, हम लोगों ने राउट्स लॉ में क्या ये कॉन्सेप्ट किया था? ये चीज याद करो. क्या हमने राउट्स लॉ में ये कॉन्सेप्ट किया था या नहीं? अगर हमने नहीं किया था तो बताओ. अगर हमने किया था तो अच्छी बात है. तो राउट्स लॉ में भी हमने ये कॉन्सेप्ट कवर कर रखा हुआ है. वैसे फिर भी हम आगे बढ़ते हैं और काम को अंजाम देते हैं. तो चलिए जी, तो हमारे पास है क्या कि अब जब हम बात करेंगे तो हमारे पास 2 तरह की चीज़ें. एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? सल्यूट हो जाएगा, इजंट इट? और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? हमारे पास सॉल्वेंट हो जाएगा. जो सल्यूट रहेगा वो हमारा कैसा रहेगा बच्चों? नॉन वॉलाटाइल. कैसा रहेगा? नॉन वॉलाटाइल. और जो सॉल्वेंट रहेगा वो कैसा रहेगा बच्चों? वो हमारा रहेगा वॉलाटाइल. क्या रहेगा? वॉलाटाइल. अच्छा जी, एक और बात, जो सॉल्वेंट होता है ना उसके लिए मैंने आपको लास्ट डे ही बता रखा था. हम क्या बताएंगे बेटा? जब ए बोला करेंगे इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्वेंट, राइट? अगर हम सल्यूट की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे बेटा? अगर हम बी बोल रहे हैं इसका मतलब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यहाँ पे सल्यूट. तो सॉल्वेंट और सल्यूट में ये डिफरेंस कर लेते हैं. सल्यूट के अंदर नॉन वॉलाटाइल मतलब ये समझ रहे हो ना? सल्यूट हमेशा कैसा हम ले रहे हैं बेटा यहाँ पे? नॉन वॉलाटाइल. अच्छा जी, इस पर भी बात करेंगे. यार देखो, ये 2 कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको वापस पुरानी चीज़ों को ही रिपीट किया है, लेकिन अगर आप देखो कि एक नया कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आया है कॉलिगेटिव, इसको हम थोड़ा समझाना चाहते हैं ना. तो देखो, सल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाया बेटा? सॉल्यूशन. क्या बना लेगा? सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन बना लेगा. अब देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन which depends upon number of particles, right? इसका मतलब क्या हो गया? the property of solution which depends upon number of particles in solution. मतलब ये किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल पे. जरा ध्यान से देखते रहना, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंडेंट है, लेकिन ध्यान रहे नेचर पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, आइडेंटिटी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा. नेचर और आइडेंटिटी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा. समझना, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक सोल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी, एक सोल्यूशन का, सोल्यूशन कैसे बना? सल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के, जिसमें का सल्यूट कैसा है? नॉन वॉलाटाइल है. सॉल्वेंट कैसा है बेटा? वॉलाटाइल है, इजंट इट? चलिए, तो ये हमने पढ़ रखा था ना. सॉलिड लिक्विड की बात करी थी तो हमने पढ़ा था, क्योंकि 2 ही तरह का हम लोगों ने सोल्यूशन की बात करी, एक लिक्विड का, एक सॉलिड लिक्विड का. उसी पे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि सल्यूट नॉन वॉलाटाइल बोला मतलब वो सॉलिड है, सिंपल. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलेगा? द प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूशन जो डिपेंड करता है किस पे? नंबर ऑफ पार्टिकल पे. अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल किसका होगा बेटा? सल्यूट का होगा. किसका नंबर ऑफ पार्टिकल होगा बेटा? सल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है नंबर, क्योंकि भाई पार्टिकल किसका काउंट कर सकते हो? सल्यूट का ही तो काउंट करोगे, इजंट इट? तो यहां से शुरू होती है कहानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की. मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल्यूशन विच इज डिपेंडेंट, वो किसके बारे में बात कर रहा होता है? वो डिपेंड कर रहा होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सल्यूट, लेकिन उसके नेचर या आइडेंटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होता है. उसे हम क्या बोल देंगे बेटा? यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे. अब देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को आप बोलेंगे यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? आइए, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ
वेपर प्रेशर, राइट, वेपर प्रेशर। और क्या हो सकता है हमारे पास? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्या हो सकता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इजंट इट? और क्या होगा बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास चार ऐसी चीजों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला मेरे पास क्या आ गया? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इजंट इट? सबसे पहला क्या है? वेपर प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट वेपर प्रेशर, है ना, समझ रहे हो? और वेपर प्रेशर आपसे अच्छा तो कौन समझ के आया हुआ है? ऑलरेडी आप सीख के आए हो, राइट। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब वी हैव अ टर्म बॉइलिंग पॉइंट, है ना। मतलब यार फीचर तो बॉइलिंग पॉइंट है, ऑफकोर्स उसमें एलिवेशन आ रहा है, क्यों आ रहा है इस पर हम बात करेंगे, राइट। देन डिप्रेशन एंड व्हाट? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, पॉइंट, राइट। आ जाइए। देन हमारे पास क्या आ गया? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तो वैसे का वैसे ही रह गया, इसको हम इस जगह पे आके शॉर्ट फॉर्म डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे, ये हमारे वो प्रॉपर्टीज हो रहे हैं जिनके बारे में हम लोग बात करने जाएंगे। अभी हमें इन्हीं के बारे में बात करना है। यार ये चारों प्रॉपर्टी हमारे क्या है बेटा? ये हमारे चारों प्रॉपर्टी का कनेक्शन है, कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर से कनेक्शन है, और इसी के ऊपर हम लोग चर्चाएं करेंगे, आगे बात करना शुरू करेंगे, और इसी पर हम लोग आगे अपने काम को अंजाम देने जा रहे हैं। बोलो जी, ये बात समझ में आ गई? तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान हो तो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। मैंने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा आपको बताया था। तो आपको अगर ध्यान हो, ये किसके बारे में बात कर रहे थे? हमारे पास सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन का, है ना। इसका मतलब है अगर हमारे पास सल्यूट जो है वो कैसा रहेगा? नॉन वॉलाटाइल। सल्यूट कैसा रहेगा? नॉन वॉलाटाइल। अरे जी, सॉल्वेंट कैसा रहेगा बेटा? वॉलाटाइल। इसी की बात हो रही है तब से, है ना, वॉलाटाइल। अब देखो एक और अच्छी बात आपको ध्यान होगा, है ना, हम लोग सॉल्वेंट को बोले तो क्या बोलते थे? ए, है ना, और सल्यूट को क्या बोलते थे बेटा? बी बोलते थे, इजंट इट? देखो जी, आपको राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग पता है, राउल्ट लॉ क्या बोलता है? राउल्ट लॉ बोलता है कि देखो यार, अगर हमने नॉन वॉलाटाइल सल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, इसका मतलब है यहाँ पे अगर हमने ये, अगर हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? वॉलाटाइल लिक्विड है, वॉलाटाइल लिक्विड है, इसमें हमने नॉन वॉलाटाइल अगर सल्यूट को डाल दिया, तो आपको ध्यान है ना लोअरिंग क्यों हो जा रही थी? क्योंकि ऑफ कोर्स दीज पार्टिकल्स ये कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई करने लगेंगे इस जगह को। तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो जितना पहले आसानी से ये निकल जाता था लिक्विड का मॉलिक्यूल, वो उतने आसानी से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में पार्टिकल्स आते चले जाएंगे और पार्टिकल्स ने उसके प्रेशर को डाउन कर देना। इसी पे हम लोगों ने बात काफ़ी अच्छी कर रखी हुई है, ठीक है। तो चलिए जी, हम लिखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है? अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं यहाँ पे, ये हमारा पी ए की बात कर रहे हैं ना, और हमारे पास, चलो ज़रा कुछ याद अगर आ रहा हो तो, पी ए नहीं था, याद आ रहा है तो मतलब नहीं था, ठीक है ना। आ जाइए, हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा? यहाँ पे सॉल्वेंट को लिया, ठीक है ना। आपको ध्यान हो, हमने यहाँ पे क्या लिया? सल्यूट को लिया। इससे हमने क्या बनाया बेटा? यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया। आपको ये भी ध्यान होगा बच्चों कि अगर हमने सॉल्वेंट लिया है तो हमने ए लिया है, ए लिया है, राइट। अगर हमने सल्यूट लिया है तो हमने क्या लिया है? बी के पार्ट, है ना, बी ही लिया हुआ है। यही चीज़ हम लोग बात कर रहे थे। इसका मतलब है अगर ए होगा तो यहाँ पे बी भी होगा, अगर बी होगा तो यहाँ पे ए भी होगा, एंड यहाँ पे सो ऑन हम बात कर रहे होंगे, इजंट इट। हम इस पे ऐसे बात कर रहे होंगे, जरा ध्यान से देखना, गौर फरमाना यहाँ पे। तो ए है और बी है, इजंट इट। अब जैसे मान लो मैंने आपको बोला इसका प्योर फॉर्म में प्रेशर क्या होगा, पहले तो ये समझते हैं कि राउल्ट्स लॉ की बात जो मैंने की थी वो आपको ध्यान है या नहीं? यार राउल्ट्स लॉ में आपको मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि राउल्ट्स लॉ जो है ना सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल हो रहा होता है। इसका मतलब है अगर हमने यहाँ पे सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही डाला तो समझो ज़रा ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ टोटल प्रेशर जो रहेगा बेटा वो किसके बराबर है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। टोटल प्रेशर जो यहाँ पे रहेगा वो किसके बराबर है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी।
तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस ए का प्रेशर कितना होगा, तो ऑलरेडी हमारे को पता है राउट लॉ से कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, राइट, और पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, isn't it? So PA is directly proportional to mole fraction of A, और इसे क्या बोल रहे हैं बेटा, PB is directly proportional to mole fraction of B। मैं नहीं कह रही, कौन कह रहा है बेटा, राउल्ट कह रहा है। तो इसका मतलब है PA is equal to P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, PB is equal to P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। कहाँ से आया, कैसे आया यार, एक बात बताओ, अब वापस बात करने की जरूरत नहीं है, इसका प्योर फॉर्म में क्या बोलते हैं, अगर ये पूरा सोल्यूशन की बात करेंगे तो क्या होगा, इन सब पे हम लोग ऑलरेडी आपको पुराने वीडियो में मिल जाएगा, उस पर भी हम लोग बात आगे नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली अब जा रहे हैं काम करने, है ना। तो हमारे पास है अकॉर्डिंग टू राउट लॉ पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, हम बोलेंगे यहाँ से बेटा। चलो पी टोटल की अगर हम बात कर रहे हैं तो पी टोटल पी ए की वैल्यू क्या लाए बेटा, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी वी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये भी हमने कर रखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है पी नॉट वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0। क्यों भैया, अगर ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो इसका पार्शियल देखो प्योर फॉर्म में क्या होगा, वैल्यू पी नॉट भी 0 होगा, अगर पी नॉट भी 0 होगा तो पी भी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो बस हमारे पास यहाँ से आ गया पी टोटल पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोल रहे हैं, इजंट इट। तो आपके सामने अब आपको ये भी पता है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इजंट इट। चलिए सो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब हम कैसे इसको और मेंशन कर सकते हैं, क्या बताने वाले हैं, कैसे पता चलेगा, तो जरा ध्यान से देखो, पी टोटल की तो वैल्यू हमारे पास आ गई, 1 माइनस करके हमने निकाल दिया। अब मैं आपके सामने लेके आ रही हूं इसे पी टोटल, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी चाहिए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। क्या हम इसको और लिख सकते हैं यहाँ पे, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टोटल। क्या यहाँ से हमारे पास दिख तो रहा है ना आप लोगों को, चलो यहाँ से आ सकता है हमारे पास पी नॉट, यहाँ से आपके सामने आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी टोटल, ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी टोटल अपॉन पी नॉट ए। इसको मैं थोड़ा अलग से लिख देती हूँ यार, ये ज़्यादा गंदा लग रहा है यहाँ पे देखने में, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास क्या बन के तैयार हुआ, कलर भी थोड़ा चेंज करते हैं, क्या आएगा बेटा यहाँ से आ जाएगा आपके पास, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बोला जाए तो क्या आने वाला है, पी नॉट ए माइनस पी टोटल अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, पी नॉट ए। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बोला तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, याद करो लास्ट टाइम बता रखा है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एन प्लस एन, है ना। तो हमारे पास क्या आया, पी नॉट ए माइनस पी टोटल अपॉन पी नॉट। आपके सामने एक वैल्यू बन के तैयार हो चुकी हुई है, देखिए पी नॉट ए माइनस पी टोटल। अब इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, यहाँ जरा ध्यान से देखते चले जाना, हमारे पास बन के तैयार हो चुका हुआ है और ये वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, इजंट इट। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये हमारा देखो टोटल क्या है, कम है, अरे भाई प्योर से टोटल को माइनस किया, कभी टोटल क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अगर टोटल को ही हमने माइनस कर दिया प्योर फॉर्म से तो हमें आंसर में क्या आने वाला है, कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन तो आएगा। तो नेगेटिव साइन का मतलब ही क्या हुआ बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि जो चेंज इन वेपर प्रेशर, आप इसको और अच्छे से क्या लिख सकते हो, चेंज इन वेपर प्रेशर अपॉन पी नॉट ए एन अपॉन एन प्लस। ये आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस पे, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट भी ये होता है और ये हम लोगों ने पहले भी बहुत ज़्यादा कर रखा हुआ था, बड़े मज़े में आप कर सकते हो इसको। बोलो जी,
अब सोच रहे होंगे मैम उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती है, पूरा मैथमेटिकल आ गया कॉन्सेप्ट, क्या बात करूं। इनऑर्गेनिक होता था, मुझे पता होता था यार थोड़ा बच्चा बोर हो रहा है, इसमें तुम बोर कहाँ होते होगे, साथ में मेरे काम कर रहे हो और क्या है ना। तो ये आपके सामने कॉन्सेप्ट आ गया किसका बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। किसका कॉन्सेप्ट आ गया बेटा यहाँ पे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आ गया। देख लो एक बार अच्छे से समझ लो, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं आ रही है ना, देख लो चेक कर लो, इजंट इट। आप देख सकते हो पी टोटल पी ए प्लस पी बी मैंने किया है, कैसे कहा वो सब आपके सामने क्लियर है। थोड़ा मैं इसको खिचपिच को थोड़ा साइड कर देती हूँ अब, ताकि आप लोगों को ना खिचपिच कम लगना शुरू हो जाए, दिखने शुरू हो जाए पूरी सारी चीज़ें। ये लीजिए मैंने ये थोड़ा सा डिलीट विलीट करा दिया, ताकि ना अभी उसके ऊपर हम लोग ना फोकस करें, आराम से देखिए। ये लीजिए इसी की बात हम लोग कर रहे हैं। और इन शॉर्ट हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास आ गया ए के पार्टिकल, बी के पार्टिकल, ए बी दोनों ही है ना। ऑफ कोर्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों रहेंगे, हम दोनों की बात कर रहे हैं, बोलो हो जाएगा, यही है कॉन्सेप्ट। अगर बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन आ गया, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन अगर आ जाता है तब आप क्या करोगे, यही डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, n अपॉन n, क्योंकि भाई नीचे सिंपल सी बात है जो सल्यूट होगा इसका मतलब बहुत कम हो जाएगा। तो आप कह सकते हो ना यार ऐसा क्यों बोला, क्योंकि n प्लस n को हम किसके बराबर लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे, व्हाट इज n हेयर बाई बेटा, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये आपको करवा रखा है पहले, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, दैट्स इट। ठीक है, इस तरह से आपका वन पार्ट इज डन, ये पार्ट आपका डन हो चुका हुआ है। बोलो हो गया, हो गया, हो ही गया होगा, इसमें कुछ नहीं करना। अब अगर क्वेश्चन, एक तो ये तरीका है आपको डायरेक्ट आने का, एक और तरीका है क्वेश्चन आने का। क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल आता है ना तो एक तो आपको डायरेक्ट यहाँ से दे देगा, दूसरा आपको थोड़ा दिमाग चलाना होगा। अगर नंबर ऑफ मोल है, आपके पास कुछ और क्वांटिटीज हैं जो यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहे हैं, जैसे कि अगर हमने ऐसा बोल दिया आपको डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, मास बाई मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल निकालते हैं मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर सॉरी सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। हो जाएगा, यहाँ से कर जाएंगे, एकदम एज सिंपल एज दैट। इस तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे डन होता है। ठीक है जी, चलिए अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम क्या है बेटा, जरा देखते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यही पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। हमारे पास कितने कॉन्सेप्ट थे बच्चों, 4 कॉन्सेप्ट थे। वन वाज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वी आर डन विद इट। अभी जस्ट जो हमने कवर किया बेटा यहाँ पे, ये क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ही कॉन्सेप्ट हमने कवर किया। लोअरिंग क्यों बोला बेटा, क्योंकि आपने देखो यहाँ पे टोटल को एक छोटे से डिजिट से आपने माइनस करा हुआ है, जाहिर सी बात है ना, तो लोअरिंग ही हुआ। और लोअरिंग हुआ क्यों, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सल्यूट हमने ऐड करा हुआ है, राइट। बस उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल में जाएगा ये 3 फॉर्म में बनके तैयार हो जाएंगे। बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन में ऐसा आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। अगर मान लो आपके सामने लाइक मास और मोलर मास के टर्म में है तो उसको अकॉर्डिंगली बना सकते हो। बाकी आपके सामने ये तो मैंने डेरिवेशन दिया, डेरिवेशन तो नहीं आना पेपर में, आप आराम से रहें। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अब बेटा जी आपको बॉइलिंग पॉइंट का मतलब पता है ना, चलिए बहुत अच्छा। हम पूछेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ जरूर कोशिश करेंगे कि हमें भी पता चले कि आप क्या बात कर रहे हैं। चलो बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट जानने के लिए चलते हैं। देखो एक दो बात पे ध्यान देना, मैं यहाँ कॉन्सेप्ट आपके लिए कुछ ला भी रही हूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं। यस, बहुत अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए मेंशन भी कर रखी है। आपको ये पता है जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड का, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये वो चीज़ें हैं जिस पर हम लोग काम कर चुके हैं। तो मुझे लगा कि शायद बस मेंशन करके एक साइड रख दे तो आपके लिए बेटर रहेगा। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विद या डिक्रीज विद, बस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा लिक्विड के लिए। और कौन सा, वॉलेटाइल, ठीक है ना। आ जाइए, अगर हमने यहाँ पे बात करी क्या,
नॉन वॉलाटाइल, अगर हमने नॉन वॉलाटाइल सोल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो ऑलरेडी किया हुआ पॉइंट है, बस एक बार मेरे को आपको वापस से बैक कर देना था, इसलिए मैंने पहले ही से मेंशन कर दिया है। अब समझो, मान लो हमने ये जो वर्ड है ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इस बात को समझना है। तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब आपको पता है वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, तो बस वहीं पे आते हैं। तो हमारे पास आया क्या, जो बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है वो ऐसे कुछ समझ सकते हैं। अगर मान लो हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा, ये सोल्यूशन लिया, इसमें क्या है, सुक्रोज भी है, वाटर का भी मॉलिक्यूल है, सुक्रोज भी है, वाटर भी है, सुक्रोज भी है, वाटर भी है ना, हम इसी की बात कर रहे हैं। सुक्रोज अगर रहेगा तो सुक्रोज खुद कैसा है बेटा, नॉन वॉलाटाइल सोल्यूट है। हमने यहाँ पे एग्जांपल आपको लेके दिया है बेटा, सुक्रोज हमने लिया है, सुक्रोज हमने लिया है और सुक्रोज को हमने पानी में मिलाया, तो ऑफकोर्स दोनों मिलके क्या बनाएंगे बेटा, सोल्यूशन बनाएंगे। वही बात ए की जगह पे हमने H वाटर रख दिया है और यहाँ पे B की जगह पे हमने सुक्रोज को रख दिया है। यार यहाँ एक बात समझो, जो वेपर प्रेशर होता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज का, वो बहुत कम होता है, किसके बराबर होगा, 1.013 बार के अराउंड, है ना, इस टेम्परेचर पे। वेपर प्रेशर मतलब 373 बोल रहा है, इसका मतलब आपके सामने क्या बोल रहा है बेटा, 100 डिग्री सी टेम्परेचर की बात हो रही है, समझना ध्यान से। तो ये 37 इस टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं, वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी है, इससे कम ही होगी। इसका मतलब है अगर इसको पानी में सुक्रोज को उबालना है ना, अगर हमें बॉयल करना है तो हमारे को क्या करना होगा बेटा, हम यहाँ पे जो वाटर ये टेम्परेचर है सॉल्वेंट का, उसको बदलना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। अरे बढ़ाना पड़ेगा ना, पहले बॉयल कैसे करेगा, पहले तो बॉयल नहीं करेगा। मैंने क्या बोला, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का कितना होता है, बहुत कम होता है वेपर प्रेशर, कितना, 1.013 बार। कब भाई, वेपर प्रेशर कब, यहाँ पे देख लो 100 डिग्री सी, अरे यार बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, 100 डिग्री सी की बात करोगे मतलब 373.15 केल्विन। हमने बोला अगर हम इस सोल्यूशन को, सुक्रोज और वाटर के सोल्यूशन को हमें बॉयल करवाना है तो व्हाट वी हैव टू मेक श्योर, इसका मतलब है वेपर प्रेशर जो कल तक कितना था, 1.013 बार था, अब हमें इससे ज़्यादा टेम्परेचर, इसका मतलब है जब ये प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है तो प्योर फॉर्म में हमारे पास प्रेशर कितना है, 1.013 बार, राइट। अगर हमें इसको बॉयल कराना है तो हमें क्या कराना पड़ेगा बेटा, इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, है ना। जब हमारे पास अगर देखें तो हम, और ये बढ़ाएंगे कैसे, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी जाके तो बात होगी, राइट। तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सो व्हेन वी आर गोइंग टू रेज द प्रेशर अबव दिस, इसका मतलब है टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर हम बोल रहे हैं टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया है तो इसका मतलब है ये प्रेशर वाला पार्ट भी बढ़ेगा, वेपर प्रेशर भी वहां पे बढ़ेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, एक्वस सोल्यूशन मींस ऑफ कोर्स इन वाटर, जो रहेगा उसकी वैल्यू इतनी है, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर को हमें क्या करना है, अगर किसी लिक्विड को बॉयल करना है तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना होगा। इसका मतलब है अगर उसको बॉयल कराना है तो उसका वेपर प्रेशर को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। वेपर प्रेशर को अगर हमने बढ़ाना है, इसका मतलब हमें क्या बढ़ाना होगा, टेम्परेचर, क्योंकि वेपर प्रेशर तो तभी बढ़ेगा जब हमने यहाँ पे टेम्परेचर उस लिक्विड का बढ़ाया है। हाँ या ना, ये बात आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। अगर ये माइंड में क्रिस्टल क्लियर है तो बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखो कैसे, मैंने क्या बोला आपको, वेपर प्रेशर, हम वही चीज़ लेने जा रहे हैं, ज़रा समझना। हमारे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पे हमारे पास आ गया वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर देखो यार, वेपर प्रेशर और ये क्या हो गया, यहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ला रहे हैं। इसका मतलब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट के। अब समझना ध्यान समझना, ये हम टेम्परेचर वाला, ये जो एक्सेस है ना, एक्स एक्सेस, इस पर हम टेम्परेचर ले लेंगे, ठीक है ना, और इस पर हमने क्या ले रखा है बेटा, प्रेशर। तो यहाँ पे इस एक्सेस पे हमने प्रेशर ले लिया और इस एक्सेस पे हमने टेम्परेचर को ले लिया। जरा देखिए, प्रेशर को ले लिया, टेम्परेचर को ले लिया, ठीक है ना जी। चलो, अब अगर मैंने आपको ये बताया कि हम प्योर फॉर्म में अभी सुक्रोज के सोल्यूशन का प्योर फॉर्म में हमने क्या देखा बेटा, प्योर फॉर्म में उसका टेम्परेचर को हमने क्या लिया, T0B, है ना।
अब हमें उबालना है, मतलब हमें क्या करना है बेटा, इसको बॉयल करना है। बॉयल करना है इसका मतलब इसके टेम्परेचर को T0B से हमें कहाँ लाना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे TB पे लाना पड़ेगा। कहाँ लाना पड़ेगा, TB पे लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो गया कि हमने इसको TB पे लाना शुरू कर दिया। अभी मैं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ना टेक सेवी हुई नहीं हूँ, तो बहुत सारे फीचर्स तो मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी, है ना, कृपा दृष्टि रहेगी, कृपा बरसेगी तो मैं सीख जाऊंगी। तो इसीलिए अभी मैं डायरेक्ट इसको यूज़ कर रही हूँ और अभी मैं सीखने में लगी हुई हूँ कि मैं शायद इसको PPT वगैरह सारी चीज़ों के साथ कैसे लेके आऊँ। फिलहाल तो आपका काम यहाँ पे है, इसको ज़रा समझे। TB T0B है ना, तो यहाँ पे TB और T0B की बात कर रहे हैं। मतलब मैंने क्या बोला, प्योर फॉर्म में मान लो ऐसा लेते हैं, सुक्रोज का ही लेते हैं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज की बात कर रहे हो, तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज का प्योर फॉर्म में हमने यहाँ पे क्या रखा, T0B रखा। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं बेटा, आफ्टर दैट हम यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया बेटा, अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, क्योंकि अगर हमें उसे उबालना है तो हमने क्या करना है बेटा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, तो आपके पास देखिए यहाँ से हमारे पास टर्मिनोलॉजीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमारे क्या हो गया बेटा, सॉल्वेंट के लिए, और अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये सोल्यूशन के लिए। इन शॉर्ट हम यहाँ पे ये भी लिखने जा रहे हैं, T0B क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट अगर वाटर है तो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सी, है ना, बहुत अच्छा। तो चलिए जी, हम TB को बोलेंगे, TB क्या हो सकता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, अगर ये दोनों पॉइंट क्लियर है तो TB तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ये कब है, जब ये प्योर फॉर्म में वो सॉल्वेंट है ना, वाटर ही है, तो हम उसको उस फॉर्म में कह रहे हैं। कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास T0B है, मतलब 100 डिग्री से चलो मान के चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस। अब आप ही बताओ, बाद में TB हुआ, पहले T0B, तो हम डेल्टा TB क्या बोलने वाले हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B, इजंट इट, यही बोलोगे। अब डेल्टा TB को हम क्या कहते हैं, डेल्टा TB है क्या, तो डेल्टा TB ही लिख रहे हैं, चलो ठीक है TB ही लिख देते हैं। डेल्टा TB क्या है बेटा, ये हमारा एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ पे सॉरी, डेल्टा TB क्या हो गया बेटा, ये हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यही तो मेन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज डायरेक्टली किसी भी फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। किसके बराबर होगा बेटा, मोलैलिटी। अगर हमने यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको हटाया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, KB इंटू M। व्हाट इज KB हियर बाय, KB का मतलब होता है हमारे पास एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट। और KB को आप क्या टर्म यूज करते हो बेटा, यहाँ पे एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। यार मोलैलिटी है, मोलैरिटी नहीं है। अगर हम मोलैलिटी की बात कर रहे हैं तो आपके सामने क्या आ जाएगा बेटा, अब सिंपल सी मोलैलिटी के साथ आप बोल सकते हो। तो आइए जी, जरा मेरा पेन गिर गया, तो यहाँ पे आते हैं मोलैलिटी, तो KB इंटू M आया, यहाँ तक तो क्लियर है। इसके आगे चलते हैं जरा। अगर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, KB इंटू M, अभी एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा। ऑलरेडी हमें क्या पता है, जो डेल्टा TB है वो किसके बराबर हो जाएगा, TB माइनस T0B। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसी का नाम होता है यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही सीखा था हमने, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यार बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ना, जो प्योर सॉल्वेंट का जो रहेगा, प्योर सॉल्वेंट का रहेगा, और उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं उसके अंदर फर्दर हमने मिक्स किया, तो उसके बाद क्या बनेगा, सोल्यूशन का क्या बनेगा, दोनों में डिफरेंस है। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, प्योर सॉल्वेंट का, ये प्योर सॉल्वेंट का है
है ना, बॉइलिंग पॉइंट। और जैसे आप देख लो ये सोल्यूशन है, इट मीन्स व्हेन सोल्यूट हैज बीन एडेड, उसके बाद क्या हुआ, तो ये प्योर फॉर्म में है और ये क्या हो जाएगा, अब सोल्यूशन का है। तो सोल्यूशन का है तो हमारे पास चेंज की वैल्यू हम क्या बोलेंगे बेटा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी बी माइनस टी नॉट बी। फाइनल माइनस इनिशियल आ रहा है, तो ज्यादा कौन होगा, फाइनल की वैल्यू, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में। दैट्स व्हाई द टर्म इज देयर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हो जाएगा। चलिए अब यहां तो हो गई डेल्टा टी बी के बी इंटू एम, ठीक है ना। अच्छा ये के बी का यूनिट क्या होगा, के बी का यूनिट क्या होगा, केल्विन के जी पर मोल आएगा ना, कैसे भैया, डेल्टा टी बी टेम्परेचर केल्विन, यहां से आ जाओ कर लोगे, है ना, मोलालिटी के साथ कर लो, निकल के आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसे हम लोगों ने अभी जस्ट देखा बेटा, कांस्टेंट का नाम क्या था, एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट हमारे पास ये टर्म रहेगा, ठीक है ना। या इसी का नाम एक और रख सकते हो क्या, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, राइट, लिख दीजिए मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, बराबर, इतना काम कर देंगे। चलो हाँ, तो हमारे पास आ गया डेल्टा टी बी के बी इंटू एम। अब मोलैलिटी है, अब मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, देख लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, स्मॉल एन तो वैसे ही बता रहा है, फिर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, चलो इसको मैं थोड़ा बार बार क्यों कंफ्यूजन लाऊं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब अपॉन 1000 हमारे पास आ जाएगा, इजंट इट। अब नंबर ऑफ मोल किसका है, सोल्यूट का है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास, और इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन 1000। इससे वैल्यू निकाल लीजिए। मोलालिटी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ से मोलालिटी को हम लिख सकते हैं, देखो मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन, देख लो ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ को अगर हमने मोलालिटी की वैल्यू को इसमें डाल दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गई वैल्यू, इससे हम लोगों को कैलकुलेशन को आगे बढ़ा लेना है, ये हमारे पास फाइनल रहेगा, ठीक है ना, बस ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल फॉर्मूले बन के तैयार हुआ, डेल्टा टी बी। बहुत टाइम अब न्यूमेरिकल्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे को वैल्यू किसकी दी हुई है, आपको मोस्टली दे देता है क्या, एलिवेशन का वैल्यू दे देता है, तो आपको उस टाइम ध्यान रखना पड़ेगा, यू हैव टू कैलकुलेट यहाँ पे अकॉर्डिंगली। अगर हो सकता है आपको टी बी का वैल्यू दे रखा हुआ है, टी नॉट भी तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, टी बी की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ जो आप लगाते हो ना वैल्यू, वो डेल्टा टी बी लगाते हो, यहाँ आप क्या लगाते हो, डेल्टा टी बी, ये याद रखना। अगर इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है एंड यू हैव टू लाइक द क्वेश्चन इज लाइक दैट कि आपको इसमें से किसी एक की वैल्यू पूछनी है, तो पूछ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डेल्टा टीवी की जगह पे इसको डाल के फिर काम कर लेना है ना। और प्योर फॉर्म में तो आपको पता भी होना, जैसे वाटर वगैरह है इसका, तो आपको पता भी होना चाहिए, इसमें तो कोई नई नई बातें दिमाग में मत लाना, ये सब होना ही नहीं है कि मैम ये आएगा या ये आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, सब आएगा, ठीक है जी, कर सकते हैं यहाँ पे। ये इस तरह से हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट हुआ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या सीखा बेटा, हमने यही चीज़ सीखा यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। अगर आप देखें तो एलिवेशन का मतलब ही क्या हुआ कि हमने यहाँ टेम्परेचर की बात करी प्योर फॉर्म में जब सॉल्वेंट है तो, राइट, और उसके बाद मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे हमने देखा है, और जब हमने उसको सोल्यूशन मतलब सोल्यूट ऐड किया है तो क्या बना है, वो चीज़ हमारे पास है, इजंट इट। बस बाद बाकी तो समझदार हो, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ हमने वेपर प्रेशर को मिला दिया है, तो वो टेम्परेचर हमारे पास क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, वही चीज़ हमने मेंशन करा है। बोलो हो जाएगा। तो अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे बेटा फ्रीजिंग पॉइंट का, है ना, क्योंकि तीसरा हमारे पास क्या था बेटा, तीसरा हमारे पास था यहाँ पे डिप्रेशन इन। बेटा यहाँ क्या वर्ड आ गया, डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
डिप्रेशन का मतलब क्या हो गया, अब हमारी वैल्यू क्या है बेटा, नेगेटिव में है ना। डिप्रेशन कभी भी क्या हो रहा है, इसका मतलब है डिप हो रहा है। जो आपके सामने वैल्यू आई थी उसमें कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं, वो वैल्यू डिप हो रहा है, इजंट इट। अब वैल्यू डिप हो रहा है तो कैसे डिप हो रहा है वो जरा देखने चलते हैं। चलिए यहां आते हैं। सारे के सारे क्वांटिटी दे आर डिपेंडेंट ऑन वेपर प्रेशर, इसलिए इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, पहले तो बात ये समझ लो, फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहते हैं, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे अगर हम देखें, एक ऐसा टेम्परेचर, मान लो हमने वाटर को सॉलिड ऐसे दिया, ठीक है ना, वाटर एंड लिक्विड दे आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, दे बोथ आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। एक ऐसा टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज जो रहेगा बेटा वो सेम रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉलिड स्टेट, इजंट इट। जैसे मैंने वाटर इन सॉलिड स्टेट बोला, वाटर इन लिक्विड स्टेट बोला, तो हमने ये बोला एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर जो होगा बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज एज वेल एज जो सॉलिड स्टेट है, ये दोनों एक दूसरे के सेम हो जाएंगे, तो हम उसे क्या बोल देंगे बेटा, यहाँ पे उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फ्रीजिंग। अब वो फ्रीज एक टेम्परेचर ऐसा जिसपे एक लाइक मेल्टिंग होनी शुरू होती है, फ्रीज होता है, वो सब नहीं आता है। आपने देखा बॉइलिंग पॉइंट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ हमने वेपर प्रेशर को रिलेट किया। इस बार हम क्या कर रहे हैं, वेपर प्रेशर को रिलेट तो कर रहे हैं, लेकिन किसके साथ कर रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉलिड स्टेट। ये दोनों को आपको करना है। देखो जैसे अब मैं अभी समझाना शुरू कर देती हूं, ये हमारा किसका ग्राफ है बेटा, प्रेशर का ग्राफ है, और ये किसका ग्राफ है बेटा, टेम्परेचर का ग्राफ है। ये क्लियर है ना। ये हमारा किसका ग्राफ है बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर का है, और ये किसका है, प्रेशर का ग्राफ है, ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ पे ये हमारा वेपर प्रेशर, ये क्या हो गया बेटा, वेपर प्रेशर। अभी हमने क्या बात किया, एक ऐसा टेम्परेचर, चलो टेम्परेचर की बात करेंगे, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज, राइट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज, तो प्योर फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे जो लिक्विड फेज की बात करते हैं, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज इज सेम एज दैट ऑफ वेपर प्रेशर, किस फेज में बेटा बोलेंगे, यहाँ पे सॉलिड स्टेट है ना, सॉलिड फॉर्म में बोलेंगे, तो हमारे पास सॉलिड। ऑफ कोर्स यार देखो ना, दिमाग लगाओ, अगर हम लिक्विड फेज में बोल रहे हैं और सॉलिड फेज में बोल रहे हैं तो किसके अंदर, तो प्योर लिक्विड फेज में हमारे पास आया, तो हम क्या बोल रहे हैं इसको बेटा, T0F बोल रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास सॉलिड फेज में बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, TF बोल रहे हैं। तो TF बोल रहे हैं तो आपके सामने अब क्या आएगा, ये लीजिए हमारे पास बनके, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का पार्ट है, ये हमारे पास अब सोल्यूशन के लिए बोलेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा वेपर प्रेशर आया। अब क्या हुआ कहानी में ट्विस्ट, यही तो बोला, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट हमारे पास दोनों ही फॉर्म है। अब यहां पे क्या बोलेंगे बेटा, ये हमारे पास फ्रोजन सॉल्वेंट, इसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, फ्रोजन सॉल्वेंट, समझना, फ्रोजन सॉल्वेंट हमने टर्म यूज करा। अब जरा देखो, अब यहां पे T0F है, T0F लाया, T0F का मतलब क्या हो गया बेटा, यहां पे जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज, यार लिक्विड फेज पे ज्यादा होगा ना, जो सॉलिड फेज पे रहेगा उसको तो कम लगेगा ही, सिंपल सी बात है। आओ TF क्या होगा बेटा, जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर दिया है, राइट, तो आ जाओ, तो फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सल्यूट हैज बीन एडेड
समझ रहे हो, मतलब ये प्योर फॉर्म में हो गया, प्योर फॉर्म में ये है उसकी वैल्यू फ्रीजिंग पॉइंट। और जब हमने यहाँ पे सल्यूट ऐड कर दिया तब क्या बनेगा, तो तब हमारे पास क्या बना बेटा यहाँ पे TF। अब उसकी वैल्यू बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, कम ही होगा, जाहिर सी बात है कम होगा। तो इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ से कह सकते हैं, अगेन हम कह सकते हैं डेल्टा TF किसके बराबर हो जाएगा बेटा, T0F माइनस TF। व्हाट इज डेल्टा TF देन, डेल्टा TF हम किसको बोल रहे हैं बेटा, ये हमारे पास जो आया इसको हम टर्म क्या बोल रहे हैं, डेल्टा TF। व्हाट इज डेल्टा TF, इसे हम बोलते हैं यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो ये तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, इजंट इट। अगर ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया तो देखो जरा हमारे पास क्या आया, डेल्टा TF इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग तो हमें पता ही पता है। तो राउल्ट लॉ जब बात कर ही रहा है तो हम क्यों पीछे हटे, तो हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है राउल्ट लॉ की कहानी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम कहानी शुरू करते हैं। जो यहाँ पे डेल्टा TF है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा, मोलैलिटी। किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा, मोलैलिटी। अब डेल्टा TF बोल रहे हैं तो आपके सामने डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू M। वॉट इज KF, KF को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिप्रेशन कांस्टेंट। जैसे वहां पे नाम क्या था, एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, तो यहां पे नाम क्या हो जाएगा बेटा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। वहां पे नाम था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये कहानी हो गई। सेम वे में आपको यहां इस फॉर्मूले में भी निकालना है, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg आपके सामने आ गया बेटा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट बोला है, इसका मतलब मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास होगा ना, मास ऑफ सल्यूट, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास मैंने कुछ अपोजिट कर दिया, क्या लिख दिया ना, हाँ AB, क्योंकि AB का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता रखा है तो हम उसी के साथ रहेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा और नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। चलो बराबर, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा ढूंढ लेना, आज भी सैटरडे है और संडे के लिए आपकी वीडियो बनाई जा रही है तो जाहिर सी बात है वो एनर्जी जो है ना वो गायब रहता है। हाँ मैं समझ रही हूँ। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे, मास अपॉन क्या बोल रहे हैं बेटा यहाँ पे, मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास 1000 अपॉन, इजंट इट। यहाँ से इसी फॉर्मूले को अगर हमने डाल दिया किसमें, इसके अंदर, तो मेरे पास क्या बन के तैयार हो जाएगा बेटा, सॉरी मैंने इसके अंदर डाल दिया, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या बोल दिया, KF इनटू, यहीं पे आ जाओ हमारे पास, अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, इजंट इट। अब यहाँ से आप चाहो किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों पे आपको जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे इन्हीं के ऊपर बेस रहेंगे, इसके अलावा कहीं कुछ भी बेस नहीं रहेगा। बोलो हो जाएगा या नहीं, अगर हो जाएगा, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा अभी यहाँ पे कर नहीं पा रहे बच्चों, हमारा बेसिक ध्यान जो रहेगा वो पूरा थियरी चल रहा है, इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट देने का काम है, इसमें मेनली हम लोग थियरी के ही ऊपर फोकस कर रहे हैं, राइट। तो आ जाइए, आपके सामने आया, इसी पर हम लोग बात भी कर रहे थे अभी। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ जब तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीजेज एंड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। तो इसमें देख लीजिए आपके पास ये कॉन्सेप्ट भी, ये कॉन्सेप्ट था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हमारे को लगा तो हमने इसको मेंशन कर दिया है। आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर। यार ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसको पाई से रिप्रेजेंट करो। वैसे तो ऑस्मोसिस बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, ऑस्मोसिस क्या होता है, मतलब सब्सटेंसेस का मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसा हम कहते हैं। अब जरा लेके चलते हैं यहाँ पे, लो ये हमारे पास क्या है ना बेटा, कुछ है।
अब यहाँ पे हमारे को कुछ और नहीं करना है, ये हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना। सब्सटेंस का मूवमेंट फ्रॉम वन, एक कॉन्सेंट्रेशन से दूसरे की तरफ हम मूवमेंट करवा रहे हैं सब्सटेंस का, ठीक है ना। तो आपको कुछ और नहीं करना है। कितना, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जब बोलेगा ना, ये तो ऑस्मोसिस होता है। अगर ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है और ये लो कॉन्सेंट्रेशन है तो हाई से लो की तरफ मूवमेंट करवा दोगे, है ना। लेकिन जब ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर, मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जिसकी हम बात कर रहे हैं, रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑन सोल्यूशन साइड, समझे ना। मतलब इस दोनों साइड जो मैंने बनाया है उसमें सोल्यूशन साइड टू प्रिवेंट, इसका मतलब जो ऑस्मोसिस हो रहा था ना, हम ऑस्मोसिस वाले पार्ट को रोक रहे हैं, राइट। हम ऑस्मोसिस वाले पार्ट को रोक रहे हैं। जैसे अब मैं इसको बोल सकती हूँ यहाँ पे ये प्योर सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे है, लेकिन इधर हमारे पास क्या है बेटा, सोल्यूशन है। इसका मतलब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों है। तो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑन सोल्यूशन साइड, तो आप किधर लगाओगे, यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे P एक्सटर्नल। कितना हम प्रेशर यहाँ पे लगाएं ताकि ऑस्मोसिस ना हो पाए, ठीक है ना। बस यही चीज हमारे को ध्यान रखना है। एक हमारे पास ये ए वाला पार्ट, ये चेंबर बी बोल रहे हैं इसको, ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, हमने सल्यूट मिक्स किया, ये क्या बन गया, सोल्यूशन। तो अब देखो ना यहाँ क्या बोल रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, इट विल अलाउ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में पास करने के लिए, इजंट इट। अब ये प्योर सॉल्वेंट है तो इसके अंदर जो सल्यूट होगा वो होगा ही नहीं, बहुत बिल्कुल जीरो होगा, राइट। तो जाहिर सी बात है, मूवमेंट की बात कर रहे हैं, हमने प्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर दिया। प्रेशर अप्लाई अगर कर देंगे तो देयर विल बी नो ऑस्मोसिस। अगर नहीं होगा ऑस्मोसिस तो हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बोलते हैं ना, क्योंकि ऑस्मोटिक में जिसका प्रेशर ज़्यादा, मतलब जिस सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, उसमें उतना ज़्यादा हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली मूवमेंट कैसे होती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको रोकना है, रोकना है इसका मतलब प्रेशर हम क्या लगा रहे हैं, मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उसमें उतना प्रेशर लगाएंगे, तभी तो उसको रुकने में भी भाई तभी तो रुक पाएगा, है ना। तो ऑस्मोटिक मूवमेंट, ऑस्मोसिस वाला, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पाई इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो पाई इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं बेटा, CRT। ये कहाँ से आया, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, थोड़ा देखो 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 देखो। PV इज इक्वल टू NRT कहते थे, PV इज इक्वल टू NRT कहते थे। तो P इज इक्वल टू N/V इंटू RT बोलोगे तो N/V को C लिख सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ याद आ रहा है, बस वहीं से तो आया हुआ है, ज़्यादा कोई टेंशन लेनी हम लोगों को नहीं है, ठीक है ना। अब कॉन्सेंट्रेशन की बात कर दी, कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। आपने एक चीज़ नोटिस करा क्या, जितने भी हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं ना, सब में नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट वॉज देयर, सब में नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट वॉज देयर। यहाँ पे भी अभी आते आते आपके पास आ ही जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, देख सकते हो, वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात हम कर रहे हैं, इनटू RT। और नंबर ऑफ मोल को हम क्या कह सकते हैं बेटा, मास, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। और इसको हम किसके साथ लगा सकते हैं बेटा, यहाँ पे इनटू RT अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हमने निकाल लिया, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास मान लो हमारे को निकालना हो यहाँ पे इसकी वैल्यू, वो भी आराम से निकाल सकते हैं, इसको आगे इक्वेट कर दोगे, इजंट इट। तो इस तरह से आपके सामने आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन आया हुआ था, इस मेथड से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इस मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोमॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोमॉलिक्यूल। तो आपको मॉलिक्यूलर वेट बायोमॉलिक्यूल का निकालने को दिया जाए, बाकी वैल्यूज दी हुई हो तो बड़े आसानी से आप बायोमॉलिक्यूल हो गया, मतलब लाइक प्रोटीन हो गया, कोई पॉलीमर्स वगैरह हो गए, या कोई भी मैक्रोमॉलिक्यूल हो गया, किसी भी कंडीशन में आप निकाल सकते हो, MB लगा दोगे आप आराम से कर सकते हो।
क्यों क्यों ऐसा कर सकते हो, इसको हम यूज़ क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दे आर नॉट स्टेबल एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, तो हम इसी टाइम में आराम से निकाला जा सकता है। तो ये आपका एक लास्ट कॉन्सेप्ट था जो मुझे लग रहा था आपको बता देनी चाहिए, मैंने ये चीज़ बता दिया। ऑस्मोटिक, अब देखो ऐसा है आपके पास कॉन्सेप्ट में है, वैसे बुक में तो है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, आइसोटोनिक है ना, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, तो मुझे लगता है ये बहुत बेस है, इस पर उतनी एनर्जी हमें नहीं लगानी चाहिए, इसीलिए मैं इसको ड्रॉप डाउन कर रही हूँ। जहाँ तक का कॉन्सेप्ट है मेरी ड्यूटी एक और है आपको बता देने का, क्या हमने हर जगह नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट की बात करी? चलिए ज़रा देखते हैं यहाँ पर भी, क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट की हमने बात करी? क्या हमने करी? यस हमने करी। देखो तो यहाँ पे हमारी वहाँ पे भी काम चली। तो आइए नेक्स्ट हमारे पास इधर भी हमने बात नंबर ऑफ मोल्स की बात, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल की बात करी, बी होता है ना नंबर ऑफ मोल, सोल्यूट के लिए बात कर रहे थे ना। चलो इधर भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट की बात करी, तो इसका मतलब है द एंटायर प्रॉपर्टीज विच वी हैव डन फॉर द डे, इसके अंदर क्या होगा, everywhere you will find that this property is dependent on number of particles of solution rather than nature and identity of a solution। एक और छोटी बात, अगर मैंने आपको A सिखला दिया है सॉल्वेंट को बोलने का, तो आप ना अगर पहले से पढ़े हुए हो बी तो बी ही कर लेना, इसमें ऐसे नहीं इसमें ऐसे नहीं कि आप रुक जाना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखे रहना, ठीक है जी प्यारे बच्चों। बस इतना छोटा सा काम आप कर लोगे, इस तरह से आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड हो जाएगी, और आज का आपका संडे विल बी योर फन डे फॉर द डे बिकॉज वी आर डन विद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें छोटा सा एक पोर्शन होता है वैसे वैन हॉफ फैक्टर का, और वैन हॉफ फैक्टर में मैं अगर आपको बोलूं, जैसे हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, तो इसी तरह से वैन हॉफ फैक्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको छोटा सा पोर्शन अगर देखना चाहोगे तो मैं इसी में बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए एंड यू गाइज कैन गो विद इट, इसी में आप कवर कर भी पाओगे। आइए, तो हमारे पास वैन हॉफ फैक्टर, मैं ऑफ ही कर रही थी लेकिन मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना बस मैं आपको बेसिक बता दूं क्या है वैन हॉफ फैक्टर। आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स इट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंडेंट करता है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ देखिए KCl है, तो ये क्या बन रहा है बेटा, K++Cl-, इसमें क्या हुआ है, पार्टिकल्स का क्या हुआ है बेटा, डिसोसिएशन हुआ है। इसी तरह से मैं अगर आपको बोल दूंगी कि मेरे पास एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड आपको पता है वो किस फॉर्म में रहता है बेटा, डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग बोल रहे हैं CH3COO होल ट्वाइस, यहाँ भी हमने 2 लगाया, इसे हम बोलते हैं एसोसिएशन। यार इसका स्ट्रक्चर वगैरह आपको पता होना चाहिए, पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो प्लीज़ देख लीजिए, आपके सामने आ जाएगा OH। वही चीज़ यहाँ पर भी कर दो, CH3C डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ गया और OH, ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया। इसको थोड़ा सा रब कर दो, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, राइट। आइए, इसका मतलब है हम वैन हॉफ फैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है अपॉन कैलकुलेटेड, बहुत आसानी से निकाल लोगे कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कैसे निकाल सकते हो, जो हमारा नॉर्मल मोलर मास है, नॉर्मल मोलर मास है ना, उससे हम क्या कर रहे हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। और तीसरा क्या तरीका है, कहां पे आप यूज कर सकते हो इसको, वैन हॉफ फैक्टर क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ध्यान रखना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। देखो यार, इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट लिखने लगी ना, इसीलिए मैं पहले से जो बेसिक थ्योरी वेरी रहता है ना मैं लिख देती हूँ, सो दैट पता नहीं टाइम ज़्यादा लगने लग जाता है ना, नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनने लग जाएगा ना, मैंने 1 शॉट बना रखा है, इसीलिए थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। ये हुई कहानी आपकी वैन हॉफ फैक्टर की। अगर आपको बोला जाए वैन हॉफ फैक्टर निकालने को, तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, इजंट इट, वैन हॉफ फैक्टर। अब वैन हॉफ फैक्टर, चलो अगर हम तोड़ते हैं, पार्टिकल्स को तोड़ते हैं, डिसोसिएशन की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल जो होगा वो इंक्रीज करेगा, है ना। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब
डिसोसिएशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू मोर देन 1 होगा। तो चलिए आई की वैल्यू यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, आई की वैल्यू मोर देन 1 हो जाएगा। ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटर में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, ऑब्जर्व्ड वाली ज़्यादा होगी। ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो होगी ना वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो ज़्यादा होगी कैलकुलेटेड से। होगी ना बच्चों, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा देखो ना, तो ऑब्जर्व्ड वाली वैल्यू, अगर ऊपर वाला पार्ट बढ़ेगा इसका मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, चलो आ जाइए। तो मान लो मेरे पास आता है, अभी केसीएल का हमने करा था ना डिसोसिएशन वाले में, हम उसी तरह से लेते हैं ए एक्स बी वाई। हमने इसको क्या करवाना है बेटा, यहाँ पे डिसोसिएट करवाना है, ठीक है ना, बी बराबर जी। इसको ए एक्स बी वाई है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, वाई प्लस और लेते हैं बी माइनस। अगर इसकी वैल्यू 1 है इनिशियली तो ये कितना होगा, 0 0। अगर ये 1 माइनस एल्फा है एट इक्विलिब्रियम तो ये कितना हो जाएगा, एल्फा एल्फा हो जाएगा, राइट। तो टोटल मोल जब ये टूट गया, जब ए एक्स बी वाई टूट गया तो टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितना बना, डिसोसिएशन कितना बना, तो देख लीजिए जरा ध्यान से, 1 माइनस एल्फा प्लस, अब हमारे पास ये क्या है बेटा, अब एल्फा, लेकिन कितना एल्फा, ये एक्स एल्फा, ये एक्स एल्फा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, वाई एल्फा, राइट। तो 1 माइनस एल्फा प्लस एक्स एल्फा प्लस वाई एल्फा। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं अब 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा इंटू एक्स प्लस वाई। और x प्लस वाई क्या है बेटा, x प्लस वाई इज नथिंग बट डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल। यार यही है ना, डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, एक नॉर्मल सा ऐसा कुछ मेंशन कर लेते हैं, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। एन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड। तो वही एक्स प्लस वाई है और वही हमने इसको भी बना दिया, यही काम हो गया, बराबर जी, इतना हो गया। अब इसमें क्या ऐड ऑन कर रहे हैं, अगर हमने ये वैल्यू निकाल ली है तो हमारे पास वैन टॉप फैक्टर क्या होगा, टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। और बिफोर डिसोसिएशन कितना मोल था बेटा, 1, लेकिन आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया ये। तो चलिए जी जरा देखते हैं, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा अपॉन 1, तो यहाँ से हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा आ जाएगी। अब यहाँ से एल्फा की वैल्यू निकालो, एल्फा निकालो पूरा कैलकुलेट वैल्यूट करके, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, बस इतना ही काम करना। अब अगर मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो डीओडी क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हमसे बोला जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 n माइनस 1 करो, निकाल लो इसमें आई की वैल्यू n के बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट है, कोई टेंशन वेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट फॉर्मूले निकालते चले जाने हैं, इन सब में एनर्जी मत लगाना, बराबर। देखो क्या किया मैंने, देखो जरा एक बार और, ये हमारे पास डिसोसिएशन मतलब नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा, अगर टूटेगा तो नंबर ऑफ मोल बढ़, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू क्या हो गई भाई, कहाँ से हमने निकाला, वैन टॉप फैक्टर का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा बेटा वो बढ़ेगा, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल जो डिसोसिएटेड हैं वो बढ़े हैं, तो हमारे पास आया यहाँ पे। अब हमने उसको उसी फॉर्म में केसीएल जो बनाया था हमने बेटा, यहाँ पे उस केसीएल के ही फॉर्म में हमने इसको डाला है। अब क्या हम नहीं लिख सकते यहाँ पे K1 है ना, तो ये x और ये y, तो यहाँ पे आपके सामने 1 और ये 1, तो वही वाला हिसाब है, बराबर जी, समझ लो बात, तो वही एक्स वाई के टर्म में आ जाएगा। चलो ये हो गया यहाँ से, इजंट इट। आइए अगला हमारे पास, ये दोनों वैल्यूज बहुत अच्छे से कर लेना, ये जो मैंने अभी वैल्यूज निकाला ना, एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पे क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं, तो इन सब में कोई ऐसा नहीं एनर्जी लगाने वाली बात ना करे, आराम से देखिए, ठीक है। चलिए इसमें तो स्पेस नहीं छूट रहा है तो मैं कहाँ पे करूँ, मैं इसी में कर देती हूँ। आइए एसोसिएशन की बात करते हैं। एसोसिएशन की बात करते हैं, अगर एसोसिएशन याद आया अभी जस्ट हमने क्या सीखा था बेटा, एसिटिक एसिड का कॉन्सेप्ट।
अब एसिटिक एसिड में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो चलो जरा हम डाइमर के फॉर्म में जब एग्जिस्ट कर ही रहा है तो हम आगे बनाना शुरू करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू लेस देन 1 है, तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा बेटा वो भी क्या होगा, लेस देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ, इसका मतलब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, इजंट इट। फिर वही बात नॉर्मल और एबनॉर्मल मोलर मास का भी ले लेना, ठीक है। मैंने बोला Na, राइट, तो इसको हम लोगों ने An, बोलो कुछ ऐसा नहीं किया था, Na इसी को Na और इसको हम लोग ऐसे कह रहे हैं An, बस सेम बस इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे उसी एक्सप्रेशन को ऐसे मेंशन करा है, ठीक है। अगर ये इनिशियली 1 है तो ये क्या हो जाएगा 0, अगर ये 1 माइनस एल्फा है तो ये क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन n, हाँ या ना, हो जाएगा। बस टोटल मोल आफ्टर एसोसिएशन, इस बार एसोसिएट हो रहा है, उस वक्त क्या था बेटा डिसोसिएट हो रहा था, है ना, एसोसिएट हो रहा है। तो इस बार अगर टोटल मोल आफ्टर एसोसिएशन आपसे बोला जाएगा तो आप क्या करोगे, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन n कर दोगे, इजंट इट। ये वैल्यू निकालो। अब टोटल मोल बिफोर एसोसिएशन तो क्या है 1 है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई n अपॉन 1, यही आ रहा है ना। मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पे टोटल मोल बिफोर एसोसिएशन एंड आफ्टर एसोसिएशन हमारे पास है तो यही वैल्यू आ रही है। यहाँ से कैलकुलेट वगैरह कीजिए तो आपके सामने क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई, जो आपके सामने आई माइनस 1 था, 1 माइनस आई इज वांट ऑफ फैक्टर, 1 माइनस अपॉन n, ये लीजिए, ये हमारे पास फॉर्मूला बन के तैयार है, 1 माइनस 1 अपॉन n, ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला बन के तैयार है। अगेन अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, DOD 100% है तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, I इज इक्वल टू 1/n। कैसे, अल्फा की वैल्यू में क्या कर देना, अगेन 100% डाल देना, 100% या 1 डाल दो तो तुम्हारे पास I की वैल्यू 1/n। अब देखो यहाँ क्या आया, जब हम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो I की वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर 1 अपॉन n आया, अगर हम डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो I इज इक्वल टू n आया, अगर हम यहाँ पर डिसोसिएशन की बात कर रहे थे तो अल्फा की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं, एसोसिएशन की बात करेंगे तो अल्फा की वैल्यू ऐसे निकालेंगे। ये आपके पास पूरा तरीका हुआ इसको सॉल्व आउट करने का, जो मैंने यहाँ पे करके आपको दिखलाया भी है। ये तो बहुत आसान हो गया, पुराने वाले में थोड़ा टाइम इसलिए लगाया था क्योंकि हमने बिल्कुल आराम से लिखा था कि क्या क्या होगा एंड सो ऑन, राइट। लेकिन यहाँ आके हमारे पास आप इसको बैक करके भी देख सकते हो, थोड़ा मैथमेटिकल ज़्यादा रहेगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नहीं अचानक सॉल्व करवाया कि यार 1 घंटे का वीडियो रहता है उसमें इतना क्वेश्चन भी डाल दो ना, बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आप पूरा कॉन्सेप्ट अपने पास रखें, एक कॉन्सेप्ट मैप आपके पास जा चुका हुआ है बच्चों। तो आज का टाइम आपने ऐसे ही कवर कर लिया है, अगर ये काम हो चुका हुआ है तो नेक्स्ट डे हम आपसे मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, हमारे को ऐसे ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और करते ही रहें, ठीक है जी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।